Once again, you are most welcome at this platform of सारण गुरु। मैं ओम प्रकाश गिरी क्लास 12th बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर की बात शुरू किया हूं और उसी सीक्वेंस में हम लोग गैमेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। युग्मक जनन की जब बात हमारी शुरू हुई तो फर्स्ट सेगमेंट हमारा था स्पर्मेटोजेनेसिस, युग्मक जनन, और इस टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है। इसको बाइफरकेट किया जाए तो दो पार्ट होते हैं युग्मक जनन के, प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस से मेल बॉडी में जो होगा स्पर्म फॉर्मेशन, शुक्राणु जनन, और फीमेल बॉडी में ओवम का फॉर्मेशन होगा, अंडाणु बनेंगे। तो पिछले वीडियो में हमारी बात हो चुकी है स्पर्मेटोजेनेसिस की, शुक्राणु जनन की हम बात कर चुके हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, उसका जो स्ट्रक्चर था, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था? दैट वाज द टेस्टिस दैट वाज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के उदर गुहा के बाहर उसकी स्थिति थी, और वहां हमने क्या देखा कि टेम्परेचर, तापमान एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि वहां पर एक नियंत्रित तापमान होना चाहिए। वो तापमान अमूमन 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर से कम की आवश्यकता है। किसमें? स्पर्म फॉर्मेशन। जबकि यहाँ पर जब हम बात करेंगे अंडाणु जनन की, oogenesis की बात जब हम करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि oogenesis की प्रोसेस कहाँ होगी? दैट टेक्स प्लेस इन द अंडाशय, ओवरी में इसको होना है। और ओवरी लोकेट कहाँ कर रही है कि ओवरी का लोकेशन एब्डोमिनल कैविटी में है। तो उस तरह का कोई मुद्दा यहाँ पर नहीं आएगा। टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से वैरी टेम्परेचर हो, कम टेम्परेचर हो, नहीं, यहाँ नहीं। ओके, तो एक ये फंडामेंटल डिफरेंस हमारे दिमाग में होना चाहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एक लो टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता है, और इसी के लिए नेचर ने टेस्टिकल्स को शरीर के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रखा। क्लियर हो रहा? जबकि oogenesis के लिए, अंडाणु जनन के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अंडाणु जनन, ठीक है, ये क्लियर हुआ कि अंडाणु जनन के लिए टेम्परेचर मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। ये होगा कहाँ? तो वही प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर, गोनैड, और वो है ओवरी, अंडाशय। तो ये हमारे सामने जो अंडाशय का आरेखीय काट है, इसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये देख रहे हैं कि ये सेक्शनल व्यू है, और यहाँ पर ब्लड वेसल्स और इसके साथ नर्व्स भी होती हैं। तो इससे ये कनेक्टेड है, पूरी बॉडी, ओवरी के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स कनेक्टेड है। यहाँ पर क्या एग्जिस्ट कर रही है? प्राइमरी पुटक, प्राइमरी फॉलिकल्स एग्जिस्ट कर रही है, और यही प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप होंगी, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स बनेंगी। देन आफ्टर द ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफी पुटक बनेगी, और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, फटेगा, तो उससे ओवम निकलेगा, अंडाणु। और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और बनेगा, जो ये छिलका, इसको मान लो कि छिलका है, तो उसका नाम है पीत पिंड या कार्पस ल्यूटियम बनता है। इस प्रोसेस की डिटेलिंग हम देखते हैं हमारी बुक के अकॉर्डिंग क्या है।
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बुक की एक एक लाइन अगर हम तैयार करते हैं, उस पर जितना एफर्ट डालेंगे वो सबसे ज्यादा बेहतर है। एससीईआरटी एनसीईआरटी की जो हमारी बुक्स है, दीज आर द मदर ऑफ ऑल द बुक्स। ओके, लेट अस स्टार्ट। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। ये बता रहा है, डेफिनेशन हो गया। क्या है? oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट। यहां फिर से हम रिपीट कर दे कि जो भी युग्मक है, जो भी गैमेट्स है, वो किस तरह के हैं? तो हैप्लॉयड है, कोई भी गैमेट डिप्लॉयड नहीं है। और ये दोनों गैमेट्स, मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स मिलकर जब जाइगोट बनेंगे तो फिर डिप्लॉयड पोजीशन को रीगेन करते हैं। ये गैमेट फॉर्मेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज है। ओके, तो देखते हैं क्या कह रहा है। oogenesis कहते हैं जो कि पुरुष के शुक्राणु जन्म से स्पष्ट रूप से भिन्न है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है उससे डिफरेंट है। बड़ी आश्चर्य की बात है। अभी मैं बता दूं कि इन केस ऑफ फीमेल बॉडी, मादा के शरीर में ओवम के फॉर्मेशन की प्रोसेस उसके गर्भावस्था से शुरू हो जाती है। हेलो, ये पॉइंट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब एक मादा अपनी मां के गर्भ में होती है, उसी स्टेज से उसके शरीर में ओवम बनने लगते हैं। ठीक है, जबकि मेल के केस में स्पर्म फॉर्मेशन तो शुरू होगा प्यूबर्टी के स्टेज से। ये बड़ी विचित्र बात है, डिटेलिंग होगी। उस शुक्राणु जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न है, डिफरेंट है। ठीक है, अब यहां से बात बता रहा है एससीईआरटी। करा अंड जनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन के चरण के दौरान होती है। कब? सपोज दैट कोई एक लेडी है, कोई एक महिला है, वो अपनी मां के पेट में है, उसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है, जन्म के पहले ही उसके भ्रूणीय परिवर्धन के चरण के दौरान होती है। ये आपको दिमाग में रखना है कि oogenesis शुरू हो जाती है भ्रूणीय में। जब कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं यानी अंडजनन, नाम क्या है? oogonia इंग्लिश में, प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती बनती हैं, जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती। क्या हो रहा है? ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। इन प्राइमरी फॉलिकल्स के साथ साथ oogonial सेल्स हैं। oogonial सेल्स, oogonial सेल्स। और ये oogonial सेल्स कब बन रही हैं? उस फीमेल के एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन रही हैं। और कब बंद हो जाएगी बननी? आफ्टर द बर्थ। अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती आफ्टर द बर्थ ऑफ दैट फीमेल। ये समझियो। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है, डिवीजन शुरू हो जाता है, और अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था प्रोफेज फर्स्ट में प्रविष्ट होती हैं। तो ये चली आएंगी प्रोफेज फर्स्ट में, और प्रोफेज फर्स्ट में जब आएंगी तब यहां पर इनका जो डिवीजन है वो थोड़ी देर रुकेगा। देखो, पूर्वावस्था प्रोफेज फर्स्ट में प्रविष्ट होती है और इस अवस्था में अस्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती है। इसको कहते हैं प्रोफेज फर्स्ट अरेस्ट। प्रोफेज फर्स्ट अरेस्ट फेज, ये अरेस्ट फेज कहा जाता है, याद रखना। अरेस्ट फेज, अरेस्ट फेज क्यों? क्योंकि इसके बाद की प्रोसेस नहीं हो रही है यहां पर oogonial सेल्स का, ये अवरुद्ध रहती है।
इन्हें प्राइमरी oocytes कहते हैं, जो प्राइमरी oocytes अभी हमारे डायग्राम में दिखा। और उसके बाद प्रत्येक प्राइमरी oocytes प्राथमिक अंडक कणिकामय कोशिकाएं ग्रेनुलोसा सेल की परत से आवृत हो जाती हैं, उसके ऊपर कवरिंग आएगी और तब इन्हें प्राइमरी फॉलिकल का नाम दिया गया, प्राइमरी पुटक हो जाएंगे। इसका डिवीजन बंद हो जाएगा, डिवीजन नहीं होगा, लेकिन उसमें चेंजेज आने शुरू हो जाएंगे। ये इस डायग्राम को हम लोग बाद में देखेंगे। ये डायग्राम एक समरी है मेल और फीमेल दोनों में गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस में। इसको जब इस वीडियो के एंड में हम इस पर आएंगे। अब यहां आते हैं, क्या कह रहा है कि मात्रा में जन्म से यौनारंभ तक ह्रास होता है। अब जो प्राइमरी फॉलिकल्स बने, वो प्राइमरी फॉलिकल्स की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है, वो डिजेनरेट होंगी उसमें से बहुत सारी। और इसके बाद क्या हो रहा है, इसलिए यौनारंभ के समय एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जब उस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा, मासिक धर्म की प्रक्रिया जब शुरू होगी, उस समय क्या है, केवल 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, वहां इतने ही बचे हैं। यह प्राथमिक फॉलिकल्स पुटक कणिकामय कोशिका के अंदर और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं, उसकी और कवरिंग होने लगती है, उसको और ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, तथा एक और नए प्रावरक, हिंदी देख लो, थीकल स्तर से घिर जाते हैं। अब ये क्या हो गया, प्राइमरी फॉलिकल्स थे, प्राइमरी फॉलिकल्स और डेवलप होके क्या नाम हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल। लेकिन एक बात यहां फिर हम दिमाग में याद करेंगे कि फर्दर डिवीजन नहीं हो रहा है, प्रोफेज फर्स्ट अरेस्ट स्टेज में पड़ा हुआ है, नाम चेंज हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल हो गया, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेज आ रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर चेंजेस नहीं आ रहे हैं। यह द्वितीयक पुटक सेकेंडरी फॉलिकल जल्द ही एक तृतीयक पुटक में परिवर्तित हो जाएगा। सेकेंडरी के बाद ये क्या हो गया, टर्शियरी हो गया, टर्शियरी फॉलिकल हो गया। कोई बात नहीं, जेनेटिक चेंजेस नहीं हो रहे हैं। जिसकी तरल से भरी गुहा को, कैविटी को गह्वर एंट्रम कहा जाता है। एक इंटरनल स्पेस, खाली जगह बन जाएगी, दैट इज द एंट्रम। इसका यह विशिष्ट लक्षण है, क्या हो गया, प्रावरक स्तर, दैट इज द थीका लेयर, अंतर प्रावरक थीका इंटरना और बाह्य प्रावरक थीका एक्सटर्ना में गठित होता है, यानी 3 लेयर इस पे आ गए। इस समय आपका ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण है। क्या बता रहा भाई, आपका ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण होगा कि तृतीय पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है, यानी कि टर्शियरी फॉलिकल हो गया, फॉलिकल की बात हो रही है, जो कवरिंग बनती जा रही है उसमें आकार में वृद्धि होती है, और इसका पहला मियोसिस सेल डिवीजन पूरा होता है। अब ये डिवीजन पूरा हुआ, इसका क्या बता रहा है कि इसका डिवीजन अब जाके पूरा हुआ, यानी कि यहां से रिव्यू मैं कराना चाहता हूं। देखो, एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, एक फीमेल है जिसमें हम जेनेसिस की बात कर रहे हैं, तो वो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, तो उसकी बॉडी में, उसकी ओवरी में ओवम बनना शुरू हुए, फॉलिकल्स बने।
फॉलिकल्स बने और किस स्टेज में आ गए, प्राइमरी फॉलिकल्स बने। ये टोटल प्राइमरी फॉलिकल्स की संख्या कितनी है, कब, एट द टाइम ऑफ बर्थ, 60 to 80,000, 60,000 से लेके 80,000 तक है, 60 to 80,000। इस संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, संख्या में कमी जरूर होगी, डिजेनरेट जरूर होंगी। ये प्राइमरी फॉलिकल्स बढ़ना नहीं है, बढ़ना नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई डिवीजन नहीं है, हो रहा है, सेल डिवीजन नहीं हो रहा। ये किस स्टेज में है, तो प्रोफेज फर्स्ट में है। प्रोफेज फर्स्ट के साथ एक बात और दिमाग में रखना कि ये कौन सा डिवीजन चल रहा है, ये डिवीजन कौन सा चल रहा है, मियोसिस डिवीजन हो रहा है, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन कोशिकाओं का हो रहा है। तो अर्धसूत्री विभाजन में मियोसिस फर्स्ट में कहां पर रुका है, कहां पर ये अरेस्ट हो रहा है, प्रोफेज फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में ये प्रोसेस रुकी हुई है, ठीक है। और प्रोफेज फर्स्ट में रुकने के साथ साथ क्या हो रहा है कि ये सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें चेंजेज हो रहे हैं, उस पर कवरिंग आ रही है, उस पर खोली पर खोली चढ़ाया जा रहा है, देखा है ना, रजाई भरवा के ले आते हो तो उसके ऊपर एक और खोल चढ़ा देती है मम्मी की, अंदर वाला गंदा रहो। तो ये कंडीशन यहाँ हो रही, उस पर कवरिंग होती जा रही, बढ़ती जा रही, और उसके साथ साथ नाम भी चेंज हो रहा है। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी से बाद टर्शियरी हो गया। अब आगे चल के ये जब इसमें एंट्रम बन रहा है और ये, लेकिन ये प्रोफेज फर्स्ट में रुका हुआ है, ये बर्थ से लेके एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जो भी बर्थ से लेके 11, 12, 13 साल जब भी उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो रही तब तक ये सारी प्रक्रिया रुकी हुई है। ये क्लियर हो रहा कि प्रोसेस ऑफ oogenesis सालों साल चल रही है। तो एटलीस्ट उसका प्रोसेस ऑफ oogenesis कम से कम 12-13 साल तो चलती है, तब जाकर एक ओवम मैच्योर होकर डिस्चार्ज होता है। इस बात को बिल्कुल अच्छे से याद रखना होगा। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस कुछ घंटों का खेल है और oogenesis सालों का खेल है, एक साल नहीं कई साल, कम से कम 13 साल, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज से शुरू हुआ है और बर्थ के टाइम भी हो रहेगा, और ये फाइनलाइज कब होगा, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। फाइनलाइज हुआ जब उसकी प्यूबर्टी शुरू हुई, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई। चलो अब आगे आते हैं। तो ये 3 लेयर हो गई, थीका इंटरना हो गया, थीका एक्सटर्ना हो गया, उसके अंदर एक थीका लेयर हो गई। अब इस लेयर के बाद क्या कहानी आ रही है, हाँ, इस समय आपका ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण होगा कि तृतीयक ऊतक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है, अब इस समय हो रही है, और इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन, ये माइटोसिस पूरा हुआ, सॉरी माइटोसिस में मैंने बोला मियोसिस, मियोसिस की जाके पूरा हुआ। यह एक असामान्य विभाजन है। देखो हम लोग जब स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे थे तो वहां पर इक्वल डिवीजन हो रहा था, यहाँ पर बेईमानी होगी। अब ये बेईमानी कैसे आगे हो रही है हम बता देंगे। असमान विभाजन है जिसके फलस्वरूप बृहद अगुणित द्वितीयक अंडक, बड़ा सा हैप्लॉयड, जैसे सपोज दैट मैं डायग्राम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देख समझो, एक डिवीजन हुआ और 2 सेल्स बनी, लेकिन 2 सेल्स में पता चला कि एक सेल तो बहुत बड़ी है और दूसरी सेल बहुत छोटी सी है, यहाँ बड़ा बनाया हूं, इससे भी छोटी होगी। तो ये जो बड़ी वाली सेल बनेगी
ये बड़ी वाली, ये बड़ी सेल क्या है? अगुणित द्वितीयक अंडक, सेकेंडरी हैप्लॉइड, सेकेंडरी ओवम हुआ तथा एक लघु प्रथमक ध्रुवीय पिंड, इसको बोलते हैं पोलर बॉडी। ये हो गया पोलर बॉडी। अब पोलर बॉडी बन गया। और ये क्या है? तो द्वितीयक अंडक, सेकेंडरी ओवम, फॉलिकल डेवलप होके बन। लेकिन यहां क्या अंतर होगा, मैं क्लियर कर दूं अभी, कि सारा जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है ये इसको मिल जाएगा। किसको? द्वितीयक अंडक को मिलेगा। और जो ये ध्रुवीय पिंड जो बन रहा है इसको कोई भी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट में साइटोप्लाज्मिक मटेरियल मिलता है। बेईमानी हो गई ना? आगे चलते हैं। द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के पोषण से भरपूर कोशिका प्रदर्भ, ये बता रहा साइटोप्लाज्म की मात्रा को संचित रखती है। क्या आप इसके किसी लाभ के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल भाई, फायदा तो है ही है। जो ओवम बन रहा है सारा साइटोप्लाज्म उसके पास आ गया, तो उसके पास न्यूट्रिएंट ज्यादा है। न्यूट्रिएंट ज्यादा है तो इस ओवम जब डेवलप होगा तो उसके ओवम के डेवलपमेंट में ये न्यूट्रिएंट यूज होगा। इसी के लिए सारा खाना पानी इसको मिल गया। और बेचारा ये जो पोलर बॉडी बना इसको कुछ नहीं मिला। ये कंडीशन होती है, अनइक्वल डिवीजन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने क्या देखा कि वहां पर इक्वल डिवीजन था, जबकि oogenesis के केस में क्या हुआ है? अनइक्वल डिवीजन होगा। अच्छा, एक बात और यहां ऐड कर लेते हैं हम लोग। प्लांट में भी कंडीशन यही थी। प्लांट में भी जब गैमेटोजेनेसिस हुआ तो प्लांट में जब पॉलन बने तो वहां पर इक्वल डिवीजन था। लेकिन जब प्लांट के फीमेल स्ट्रक्चर में जब ओवम फॉर्मेशन हुआ तो वहां भी अनइक्वल डिवीजन हुआ। वहां में तुमको याद हुआ कि 4 सेल्स बनती थी, 4 सेल्स अनइक्वल साइज की थी, एक बड़ी थी, तो जो बड़ी वाली थी वही डेवलप की, बाकी 3 डिजेनरेट कर गई। तो यही कंडीशन यहां पर भी होगा ह्यूमन बीइंग के केस में भी, कि जो अनइक्वल डिवीजन हुआ और अनइक्वल डिवीजन के बाद जो स्ट्रक्चर कौन था? पोलर बॉडी, ध्रुवीय पिंड जो बना, उसके पास न्यूट्रिएंट नहीं गया। न्यूट्रिएंट्स किसके पास गए? साइटोप्लाज्म किसके पास गए? साइटोप्लाज्म गए जो द्वितीयक अंडक बना उसके पास साइटोप्लाज्म चले गए। ये द्वितीयक अंडक के पास गए। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करो। तो द्वितीयक अंडक तथा एक लघु प्रथम ध्रुवीय पिंड की रचना होती है। क्लियर हुआ? न्यूट्रिएंट किसके पास है? द्वितीयक अंडक के पास है। जो पोलर बॉडी है, ध्रुवीय पिंड है, उसके पास कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। तो इसका फायदा हम लोगों ने देख लिया। इससे किसी लाभ के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल लाभ है भाई। और क्या है? क्या पहले अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न प्रथम ध्रुवीय पिंड में और अधिक विभाजन होगा या इसमें ह्रास हो जाता है? डिवीजन होगा और नहीं होगा, ये पॉइंट डिस्प्यूटेड है। लेकिन मैक्सिमम राइटर्स हमारे साइंटिस्ट इस फेवर में है कि इसमें फर्दर डिवीजन होता है। जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है वो डिवाइड होगी और सेकेंडरी पोलर बॉडी, द्वितीयक ध्रुव पिंड, प्रथम तो हो गया, द्वितीयक ध्रुवीय पिंड भी बनते हैं। वर्तमान में हम इसके बारे में सुनिश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं कर सकते। देखो हमारी एससीईआरटी भी यही कर रही है कि बहुत ज्यादा कंफर्म हम नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी इज इन द फेवर ऑफ द डिवीजन। वो मानते हैं, मैक्सिमम साइंटिस्ट या मैक्सिमम राइटर्स ने भी ये लिखा है कि सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। फिर भी पहले ही हमने जैसे बताया कि बहुत हम कंफर्म नहीं।
अब तृतीयक पूटक आगे चलकर परिपक्व पूटक या ग्राफी पूटक, ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित हो जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल बने, 3 हो गए। अब टर्शियरी के बाद किसका नंबर आता है? ग्राफियन फॉलिकल का, हिंदी में ग्राफी पूटक बन रहा है। अब यहीं से ओवम डिस्चार्ज होगा। द्वितीयक अंडक, उसके अंदर क्या है तो द्वितीयक अंडक, सेकेंडरी ओवम अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करते हैं जिसे पारदर्शी अंडावरण जोना पेलुसिडा कहते हैं। अब ग्राफी पूटक यानी कि ग्राफियन फॉलिकल, कुछ ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर को हम देखें तो कुछ इस तरह का है और इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है। जब ये ग्राफियन फॉलिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी याद कर लो, फॉलिकल हो गए, फाइनली लास्ट वन दैट इज द ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल जब बना तो ये ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर होगा तब इससे ओवम डिस्चार्ज होगा। कौन सा? सेकेंडरी ओवम, ये डिस्चार्ज होके बाहर आ जाएगा। ये ओवम यहां डिस्चार्ज, जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी यूजफुल है। ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग परसिस्ट पार्ट, दैट पार्ट परफॉर्म द रोल ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, पहले यहां खत्म करते हैं इसको। तो द्वितीय अंडों को अंडाशय से मोचित करता है, रिलीज करेगा, डिस्चार्ज करेगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ द ओव्यूलेशन। लेसन, ओव्यूल डिस्चार्ज हो गया। अब क्या कर रहा है? क्या आप शुक्र जनन और अंड जनन के बीच प्रमुख अंतरों को पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं। यहां पर शुक्र जनन और अंड जनन के बारे में नीचे एक आरेखीय प्रस्तुति दी गई है। क्या दिया है भाई? देखते हैं। एक्चुअल में ये नीचे न देके ऊपर दिया गया है, ठीक है। क्या डिफरेंसेज आपको मिले हैं, कुछ बता सकते हो? द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, हम यहां शुरू कर रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, यानी कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। तो सबसे बड़ा डिफरेंस इस लीनियर डायग्राम को देखो तो सबसे बड़ा चेंज क्या है, अंतर क्या है? यौनारंभ पर। स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू कहां से होगा? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। लेकिन oogenesis कहां शुरू हो जा रहा है? गर्भ जीवन, उस फीमेल बॉडी के जब एम्ब्रियो में है, वो अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, तो वहीं पर शुरू हो जा रहा है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये। और कंपेयर करते हैं तो जब प्यूबर्टी पर यहां शुरू हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो यहां पर अभी सूत्री विभाजन हो रहा है। सूत्री विभाजन बोले तो माइटोसिस हो रहा है, और माइटोसिस का एंड कहां होगा? इन द फॉर्म ऑफ द प्राइमरी शुक्र कोशिकाएं। क्या? प्राइमरी स्पर्म सेल्स या प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बन जा रही है। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया
किस तरह की है, तो डिप्लॉयड है। यहाँ प्रति कोशिका गुणसूत्रों की संख्या 46 है, यानी कि 23 पेयर्स है, 23 पेयर्स है। और ये 23 पेयर्स किस कंडीशन को शो कर रही है, तो डिप्लॉयड की कंडीशन को शो कर रही है। यहां पर भी प्राइमरी ओवम जो बन रहे हैं, यहां पर भी डिवीजन हो रहा है, सूत्री विभाजन ही है, माइटोसिस ही है। प्राइमरी ओवम बन रहे हैं, और प्राइमरी ओवम बन रहे हैं, उसके बाद की जो स्टेज शुरू होती है इन केस ऑफ द फीमेल, पहला अंडक अर्धसूत्री विभाजन अंडोत्सर्ग के पूर्व समाप्त। क्या हो रहा है कि पहला जो ओवम बन रहा है, मियोसिस डिवीजन शुरू होगा, वो कहां से कहां तक का टाइम ले रहा है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, बाल्यावस्था, यौनारंभ, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज से जो कहानी शुरू हुई है वो कब जाके कंप्लीट होगी, एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी। यहां पर शुरू हो रहा है सारी कहानी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अब जब यहां पर इन केस ऑफ मेल फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा है, तो ये इक्वल डिवीजन हो रहा है, जबकि इन द केस ऑफ फीमेल जो पहला डिवीजन हो रहा है, जो पहला मियोटिक डिवीजन हो रहा है, अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। एक द्वितीय अंड बना, यहां डायग्राम में देख रहा हूं साइज, और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही है। ये फर्स्ट पोलर बॉडी एकदम साइज में छोटी है, जिसके पास साइटोप्लाज्म न के बराबर है। तो दूसरा मेजर डिफरेंस हमको मिला। आगे बढ़ते हैं और डिफरेंसेस खोजें। हाँ, यहां डिवीजन होने के बाद सेकेंडरी एस्पर्मेटोसाइट्स बन गए, यहां भी सेकेंडरी oocytes बने, अनइक्वल बने। अब ये जब दोनों के केस में एक बात तो कॉमन है कि जो प्राइमरी oocytes थे, प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट्स थे, दोनों डिप्लॉयड थे। ये कॉमन फीचर्स है। सेकेंडरी जब होंगे तो सेकेंडरी हैप्लॉयड हो जाएंगे, हैप्लॉयड हो जाएंगे। दूसरा जो डिफरेंस मिला हमको मेजर, तीसरा, कि टेन्योर, टाइम कितना लगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट 11 ईयर्स प्लस, इससे ज्यादा जितना समय लग सकता है, क्योंकि ओवम तो बन गया है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। हो सकता है कि वो लास्ट ओवम हो, एट द टाइम ऑफ द 45 दैट शुड बी डिस्चार्ज, एट द टाइम ऑफ 50 डिस्चार्ज हो। तो इतना टाइम उसको लगना है उस ओवम के बनने में, जबकि यहां पर कुछ घंटे, हार्डली 48 to 78 आवर्स का टाइम है इन केस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये डिफरेंसेस है। आगे आते हैं। तो जब यहां फर्स्ट पोलर बॉडी बनी और फिर सेकेंड oocyte डिवाइड हुआ, डेवलप हुआ, तो बन गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम, अंडाणु। ओवम बना और ये डिस्चार्ज हुआ। यहां इस डायग्राम में अभी रिटन की जब बात हो रही तो एससीईआरटी ने कहा कि सेकेंडरी पोलर बॉडी का बनने का कोई कंफर्मेशन नहीं है, यहां सेकेंडरी पोलर बॉडी बना दिया। ये डिस्प्यूटेड मैटर है कि इस फर्स्ट पोलर बॉडी का फर्दर डिवीजन होता है कि नहीं होता है, ये डिस्प्यूटेड मैटर है। और एक चीज और, यहां पर इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होना है, ओवम में मेटामॉर्फोसिस नहीं है ना, उसका शेप नहीं बदलना है। लेकिन जब मेल की बात आती है तो ये शुक्राणु प्रसू एस्पर्मेटिड बने, और एस्पर्मेटिड नॉर्मल राउंड शेप सेल्स, इनमें मॉडिफिकेशन होता है, इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, और ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, स्पर्म बन जा रहे हैं। और इस प्रोसेस का नाम क्या दिया गया था, कल वाले वीडियो में ध्यान दो,
दैट वाज द प्रोसेस ऑफ एस्पर्मिएशन और एस्पर्मियोजेनेसिस, एस्पर्मियोजेनेसिस, एस्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, एस्पर्मियोजेनेसिस सिर्फ इस एक स्टेज की बात है। किस स्टेज की? जहां पर एस्पर्मेटिड्स मॉडिफाई होते हैं, इनमें चेंजेज आते हैं और ये एस्पर्म के स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं, जहां पर कि उसके पास हेड, बॉडी और टेल नाम की स्ट्रक्चर होती है। तो ये डिफरेंसेस थे in between the process of spermatogenesis and oogenesis। मुझे लगा रहा है कि बात समझ में आई होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर द वॉचिंग।